क्लास 10th चैप्टर 6 हम सोशल साइंस से लेंगे, जिस चैप्टर का नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हमारे आरबीएससी के सिलेबस है क्लास 10th का। सोशल साइंस जो हमारे पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है, वो है चैप्टर जिसका क्या नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको हम आज के पहले वीडियो लेक्चर में लेने वाले हैं। चैप्टर 6 जो हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसी में एक आता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस उसका एक चैप्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ये वर्ड कई बार सुना होगा, क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। आप न्यूज़पेपर्स और इन सब में पढ़ते हो तो कई जगह पे आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। इनके बारे में कई बातों को आप जानते हो, लेकिन इस चैप्टर में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है ये गवर्नमेंट क्या है। ये गवर्नमेंट क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंड डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। हमने गवर्नमेंट कई बार सुना है, हम जानते हैं कि हिंदी में इसको सरकार बोलते हैं। तो ये क्या है। द स्टेट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कोई अगर स्टेट है, जैसे हम बोलते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, राजस्थान में। तो ये जो स्टेट राजस्थान है, ये किस तरह का है, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये अमूर्त है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हिंदी में अमूर्त। अमूर्त का मतलब होता है कि ये हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जैसे हम बोलते हैं कि इसका नाम राम है, तो वो राम फिजिकली हमारे सामने प्रेजेंट है, लेकिन हम बोलेंगे राजस्थान एक स्टेट, तो स्टेट कैसा कॉन्सेप्ट है, यानी स्टेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब वो एक अमूर्त है। अमूर्त का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते या जिसको हम बस फील कर सकते हैं कि हमारा जो स्टेट है या इंडिया है या राजस्थान है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब विच इज़ इनटेंगेबल, जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, कोई टैग नहीं लगा सकते। टैग का मतलब जिसको हम कोई नहीं कह सकते कि ये फिजिकल रूप में ये है स्टेट। ये एक इनविजिबल इंस्टीट्यूट है। ये कैसा इंस्टीट्यूट है, इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब अदृश्य, जो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे ये स्टेट है तो ये फिजिकल रूप से हमें क्या नहीं दिखाई नहीं देगा। हम बोलेंगे इंडिया, तो इंडिया फिजिकल रूप से हमें दिखाई नहीं देगा। ये एक इनविजिबल इंस्टीट्यूट है, लेकिन द ऑर्गेनाइजेशन विच गिव इट कॉन्क्रीट शेप, इस अमूर्त चीज को, यानी ये जो राजस्थान, ये स्टेट या कोई इंडिया है, वो एक अमूर्त है। अमूर्त का मतलब जिसका फिजिकली हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन उसको एक कॉन्क्रीट शेप देते हैं। कॉन्क्रीट शेप कौन देता है, कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त। अमूर्त का रिवर्स क्या होता है, मूर्त, यानी जिसको एक नाम देता है, जिसको कोई शेप देता है, वो कौन है, हमारी गवर्नमेंट। तो आज हमारी स्टेट जो राजस्थान है, ये हमारा कंट्री इंडिया है, उसको जो एक शेप मिला है, एक मूर्त शेप मिला है, वो किसके द्वारा मिला है, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा मिला है। द ओवरऑल विल ऑफ द स्टेट इज डिटरमाइंड, एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। यानी किसी भी स्टेट, स्टेट का यहाँ मतलब बार बार जो स्टेट आ रहा है, वो स्टेट इंडिया को भी हम बोल सकते हैं। इंडिया वैसे आप बोलते हो कंट्री है, लेकिन स्टेट्स के रूप में भी उनको जाना जाता है। या आप किसी भी टेरिटरी को मान सकते हो, या कोई भी हिस्सा जो किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो किसी भी स्टेट की विल यानी इच्छा, वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, डिटरमाइन यानी निर्धारित, एक्सप्रेस यानी उसका प्रकट करना, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेड यानी उसको लागू करना, वो किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। यानी किसी भी स्टेट की जो इच्छा है वो क्या है, कैसे उसको हमें एक्सप्रेस करना है, वो सब किसके द्वारा हो रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा। वी कैन से दैट गवर्नमेंट इज ओनली एक्सप्रेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट। यानी गवर्नमेंट क्या है, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है स्टेट का, उसको एक्सप्रेस कौन करता है, गवर्नमेंट करती है कि हमारी स्टेट की क्या इच्छा है, हमारी स्टेट में क्या क्या चीज़ें लागू होनी चाहिए, हमारे स्टेट को कैसे चलना चाहिए, उसको एक कॉन्क्रीट रूप कौन देता है, गवर्नमेंट देता है। द स्टेट कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट ए गवर्नमेंट। और अगर हम किसी भी स्टेट को गवर्नमेंट के बिना क्या नहीं कर सकते,
इमेजिन नहीं कर सकते। एंड एग्जीक्यूट द लॉ टू सर्व द पीपल, और ये गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ को क्या करती है, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब होता है निर्धारित करती है या अंतिम रूप देती है, एग्जीक्यूट करती है, ताकि वहाँ के रहने वाले लोगों यानी पीपल रिसाइडिंग देयर, वहाँ के रहने वाले लोगों की वो क्या कर सके, सेवा कर सके। उस सर्टन टेरिटरी का मतलब वो जिस भी जगह रह रहे हैं। एंड पनिश एंड ब्रिंग ऑन द राइट पाथ द पीपल हु डू नॉट ओबे द लॉ इन प्रॉपर वे, और ऐसे लोगों को वो क्या करती है, पनिश भी करती है जो किसको, लॉ को फॉलो नहीं करता। तो एक गार्नर नाम के एक विद्वान है, उन्होंने गवर्नमेंट की एक डेफिनेशन दी है। तो वो डेफिनेशन क्या है, तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है कि कहीं पे भी आ जाए तो व्हाट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज ए ट्राइब्यूनल और ए मशीन। गवर्नमेंट क्या है, एक ट्राइब्यूनल है। ट्राइब्यूनल का मतलब जो हमें न्याय प्रदान करती है, यानी न्याय देने वाले। ट्राइब्यूनल का मतलब गवर्नमेंट को आप एक संस्था बोल सकते हो, एक मशीन बोल सकते हो, बाय विच द पॉलिसी ऑफ स्टेट आर फाइनलाइज, जो क्या करती है, एक स्टेट में जो चलने वाले नियम है उनको क्या करती है, फाइनलाइज्ड। फाइनलाइज का मतलब अंतिम रूप देती है। जनरल इशू आर रेगुलेटेड, जो भी वहाँ के सामान्य इशू होते हैं उनको वो क्या करती है, रेगुलेट यानी नियंत्रित करती है। एंड कॉमन इंटरेस्ट आर अपग्रेडेड, और लोगों की जो समान इंटरेस्ट है उसको अपग्रेड करती है। अपग्रेड यानी हाई स्टैंडर्ड। हाई स्टैंडर्ड का मतलब उसको ऊपर उठाती है। यानी गवर्नमेंट का क्या डेफिनेशन दी है कि गवर्नमेंट वो मशीन है जो पॉलिसियों को क्या करती है, फाइनलाइज करती है। पॉलिसी का मतलब जो भी नियम है उनको फाइनलाइज करती है। लोगों के जो सामान्य प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करती है, नियंत्रित करती है, और लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको अपग्रेड यानी हाई स्टैंडर्ड यानी ऊंचे पे उठाती है। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, गार्नर के द्वारा दी गई है। और ये किसकी डेफिनेशन है, गवर्नमेंट की। तो ये आपको क्या करना है, लर्न करना है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कि गवर्नमेंट के कितने पार्ट्स है। तो हम जानते हैं सभी गवर्नमेंट के 3 पार्ट है। पहला है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यवस्था पालिका। व्यवस्था पालिका का मतलब जो लॉ को बनाते हैं यानी लॉ मेकिंग। लेजिस्लेचर वो है संस्था जहाँ पे लॉ को बनाया जाता है। सेकंड क्या है, एग्जीक्यूटिव। इसको हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका। आप हिंदी में याद नहीं रखे, आपको इंग्लिश में याद करना। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, यानी जो लॉ को क्या कराते हैं, फॉलो करवाते हैं। और उसके बाद लास्ट क्या है, जुडिशरी, जो क्या करती है, न्यायपालिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, जस्टिस प्रोवाइड करती है यानी न्याय देती है। तो ये 3 किसके पार्ट है, गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और क्या है, जुडिशरी। तो इस चैप्टर में हमें इन तीनों के बारे में ही पढ़ना है। तो आज हम शुरू करेंगे किससे, सबसे पहला पार्ट है जो कौन सा है, लेजिस्लेचर। तो द लेजिस्लेचर इज फर्स्ट अमोंग द 3 पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तीनों पार्ट में सबसे पहला है। द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेचर इन इंडियन रूलिंग सिस्टम इज ऑफ 2 लेवल, यानी इंडिया में 2 लेवल के लेजिस्लेचर, क्योंकि आप जानते हो इंडिया में 2 तरह की गवर्नमेंट है। एक है यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल भी बोलते हैं। आपके वर्ड आएगा बार बार सेंट्रल, यूनियन, तो आप ये दोनों वर्ड क्या है, सेम है। यूनियन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संघ। संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, जो क्या है, स्टेट के। तो हमारे यहाँ पे लेजिस्लेचर भी 2 तरह के होंगे। एक तो फर्स्ट जो सेंटर का होगा उसको बोलेंगे यूनियन लेजिस्लेचर, और जो स्टेट का होगा उसको क्या बोलेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे, यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। तो यूनियन लेजिस्लेचर को किस नाम से जाना जाता है, संसद, यानी आपने सुना होगा हिंदी में संसद, और इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। क्योंकि देयर इज ए प्रोविजन इन आर्टिकल 79, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 79 है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 9th क्लास में पढ़ते हुए आए हो। कॉन्स्टिट्यूशन के 79वें आर्टिकल में, कौन से आर्टिकल में, 79th आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 79 में ये लिख रखा है कि द फेडरेशन ऑफ इंडिया विल हैव ए पार्लियामेंट, यानी कि हमारे भारत देश की जो सरकार होगी
या हमारा जो भारत देश का जो संघ होगा, यानी जो भारत देश किससे मिलकर बना हुआ, स्टेटों के समूह से मिलकर बना हुआ, यानी स्टेट्स, बहुत सारे स्टेटों से मिलकर बना हुआ है। उस स्टेट में क्या होगा, एक पार्लियामेंट होगा जो किससे मिलकर बनेगा, पार्लियामेंट किससे मिलकर बनेगा, 3 जनों से। पहला कौन है, प्रेसिडेंट, पहला कौन है, प्रेसिडेंट। सेकंड कौन सा है, लोकसभा। और थर्ड कौन सा है, राज्यसभा। यानी हमारे जो देश का जो पार्लियामेंट है वो कितने चीज़ों से मिलकर बना है, तो पार्लियामेंट कितने चीज़ों से मिलकर बना है, ये आपको बिल्कुल पक्का याद करना। प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा इज कॉल्ड पार्लियामेंट। आपसे कुछ पूछे कि पार्लियामेंट क्या है, तो ज़्यादातर लोग को क्या जवाब देते हैं, लोकसभा। लोकसभा पार्लियामेंट नहीं, तीनों मिलकर क्या बना है, पार्लियामेंट। यानी प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। क्योंकि आपको पता है कोई कानून बनता है तो पहले लोकसभा राज्यसभा में पास होता है वो कानून, फिर प्रेसिडेंट उसको साइन करता है, तब जाके वो हमारे देश में क्या होता है, लागू होता है। इसीलिए ये तीनों चीज़ों को मिलकर क्या बनाया जाता है, पार्लियामेंट को बनाया जाता है। आगे हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा। तो इसमें हम सबसे पहले किसको पढ़ रहे हैं, लोकसभा को पढ़ रहे हैं। यानी हमें लोकसभा भी पढ़ना है, राज्यसभा भी पढ़ना है, और उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, प्रेसिडेंट भी पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो क्या है, लोकसभा। तो ये लोकसभा क्या है, तो लोकसभा को हम बोलते हैं लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी ये पहला भी है और लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो अब आप सोच रहे हैं सर इसको लोअर क्यों बोलते हैं, लोअर का मतलब ये कोई नीचा है क्या, और लोअर का मतलब है यहाँ पे लोअर इसलिए बोलते हैं, लोअर हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो चुने हुए लोग होते हैं वो किसके द्वारा चुने हुए होते हैं, पीपल्स, यानी हमारे द्वारा, पीपल ऑफ इंडिया। और जो लोग होते हैं वो सबसे नीचे वाले स्तर में होते हैं, यानी हम लोग कोई भी सरकार में नहीं है, तो हम लोगों से चुने जाने वाले लोग कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस भी बोलते हैं, और उसको एक और नाम बोलते हैं पॉपुलर हाउस। पॉपुलर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बैठने वाले जो लोग हैं वो लोगों के द्वारा चुने गए हैं, तो वो आदमी क्या है, पॉपुलर है, इसीलिए वो लोगों के द्वारा क्या है, चुने हुए। बिफोर इट्स मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक। यहाँ पे लिख भी रखा है ना, क्यों बोलते हैं इसको पॉपुलर और लोअर हाउस, क्योंकि यहाँ के जो मेंबर है वो डायरेक्टली किसके द्वारा चुने जाते हैं, पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं, यानी हमारे द्वारा चुने जाते हैं। अब लोकसभा के स्ट्रक्चर के बारे में एक एक पॉइंट हमें पढ़ना है। सबसे पहला नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स होते हैं। पहली बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो चैप्टर है 6 वाला, इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो इस हिसाब से आपको हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जब हम क्वेश्चन आएगा स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा, तो हमें एक एक पॉइंट याद रखना, नंबर ऑफ मेंबर्स, फिर आगे मैं बताऊंगा अगला पॉइंट क्या है, वैसे ही। तो द नंबर ऑफ मेंबर वाज लोकसभा फिक्स 500 इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जब हमारा संविधान ओरिजिनल बना था, आपको पता है हमारा संविधान कब बना, 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 में बन के कंप्लीट हुआ। उस समय लोकसभा में कितने मेंबर रखे गए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, 500, बट इट वाज इंक्रीज्ड ऑन ओकेशन। और बोला गया कि समय के आधार पे जैसे जैसे क्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो इसको क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। नाउ इट वाज मेड श्योर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ गोवा एंड दमन एंड दीव। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आया था 1987 में, जिसमें गोवा को क्या बनाया गया, स्टेट बनाया गया। आप जानते हो गोवा अभी स्टेट है। और द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा, और वहाँ पे उस समय बोला गया कि लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर होंगे, 552 मेंबर होंगे। कितने मैक्सिमम होंगे, पहले 500 थे, फिर जब गोवा स्टेट बना तो फिर कितने मेंबर बोला गया, 552। और उसमें से इन्होंने बोला 530 तो कहाँ से आएंगे, स्टेट से, और 20 कहाँ से आएंगे, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी से, क्योंकि 530 तो हमारे सारे स्टेट से, और 20 कहाँ से आएंगे, यूनियन टेरिटरी से। फिर आप बोलोगे सर 2 और कहाँ से आएंगे, तो 2 कहाँ से आएंगे, इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, यानी प्रेसिडेंट अपने हिसाब से किस में से बनाएगा, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से, यानी इंडिया के वो लोग जो कहाँ रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, यानी लेकिन है इंडियन, लेकिन वो विदेशों में रहते हैं, तो उनका भी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए लोकसभा में। तो वो वोट से तो जीतेंगे नहीं, लेकिन उनके 2 रिप्रेजेंटेटिव को कौन चुनेगा, प्रेसिडेंट चुनेगा, और उनको कहाँ भेजेगा, लोकसभा में भेजेगा। और ये मिला के टोटल कितने हो जाएंगे, 552
552, टोटल कितने मेंबर हो जाएंगे 552। तो अब क्वेश्चन है कि क्या आज की लोकसभा में इतने ही मेंबर है क्या प्रेजेंट लोकसभा में? तो प्रेजेंट लोकसभा में अभी इतने मेंबर नहीं है। प्रेजेंट लोकसभा में देखो कितने हैं, तो 530 तो हैं। कहाँ से? स्टेट से। तो स्टेट से तो पूरे ही हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरी से अभी तक कितने मेंबर है? 13 मेंबर ही है, और 2 मेंबर कौन है? एंग्लो इंडियन। तो टोटल कितने हो गए? 545। तो लोकसभा में अभी कितने, प्रेजेंट में कितने मेंबर है? 545। तो यही चीजें यहाँ पे लिख रही है कि प्रेसिडेंट 2 को नॉमिनेट करेगा एंग्लो इंडियन कमेटी के, और 530 कहाँ से होंगे? स्टेट से, और 20 कहाँ से होंगे? यूटी यानी यूनियन इलेक्टोरल कुड बी इलेक्टेड फ्रॉम देम एंड द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर। ठीक है, आगे अगली स्लाइड में देखेंगे हम लोकसभा में कैसे पहुंचेगा कोई, यानी लोकसभा में एक आदमी कैसे जाएगा। तो कैसे जाएगा लोकसभा में? इलेक्शन के द्वारा। किसके द्वारा जाएगा? इलेक्शन। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं? लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं, और उनका इलेक्शन किसके आधार पर होता है? अडल्ट सफराज के आधार पर। अडल्ट सफराज का मतलब आप अडल्ट फ्रेंचाइज भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अडल्ट फ्रेंचाइजी। आपने सुना होगा, यानी जो भी इंडिया में 18 ईयर से ज़्यादा के लोग होंगे वो क्या कर सकते हैं? अडल्ट कहलाते हैं, और वो इलेक्शन में क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। उसी को अडल्ट फ्रेंचाइजी या अडल्ट सफराज भी बोलते हैं। इन इंडिया में पहले 21 ईयर था, और फिर आपको पता है चेंज करके कितना कर दिया गया? 18 ईयर कर दिया गया है, और जो भी 18 ईयर का उनको अडल्ट बोलते हैं, और अडल्ट होने के कारण वो इंडिया के इलेक्शन में क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं, और लोकसभा के मेंबर को क्या कर सकते हैं? चुन सकते हैं। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब जो लोकसभा के जो मेंबर बनाने के लिए पूरे भारत को अलग अलग किस में बांटते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटते हैं, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर जीत सकता है। इसीलिए लोकसभा में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने मेंबर होते हैं? सिंगल मेंबर। यानी कोई स्टेट है जैसे राजस्थान में, लोकसभा के टोटल 25 मेंबर्स हैं, तो यानी राजस्थान का जो पूरा स्टेट है उसको कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया? 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर जीतेगा। इसीलिए बोलते हैं ये सिंगल मेंबर वाला इलेक्शन होता है। उसके बाद थर्ड, अगर आपको इसका मेंबर बनना है तो आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? एलिजिबिलिटी का मतलब आपको क्या योग्यता चाहिए, यानी योग्यता तो चाहिए ये बनने के लिए। पहला कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। आप भारत के क्या होने चाहिए? नागरिक होने चाहिए। ही मस्ट कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर। और आप कितने ईयर कंप्लीट होने चाहिए? 25 ईयर, यानी 25 ईयर आपका क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, यानी वो ना तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी होना चाहिए और ना ही स्टेट गवर्नमेंट का, यानी ना तो वो सेंट्रल में कोई पोस्ट लिया हुआ होना चाहिए जिससे उसको प्रॉफिट हो रहा हो या पैसे का लाभ हो रहा हो। ऐसे कोई भी वो पोस्ट में नहीं होना चाहिए। ना तो सेंटर में होना चाहिए, ना ही क्या होना चाहिए? स्टेट में होना चाहिए। फोर्थ, ही शुड नॉट बी बैंकक्रप्ट, यानी वो क्या नहीं होना चाहिए? बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए। बैंकक्रप्ट का मतलब बैंक ने उसको क्या घोषित कर दिया? दिवालिया। दिवालिया का मतलब कि उसने बैंक से अगर कोई लोन लिया होगा या कुछ भी पैसा लिया होगा और वो उसको चुका नहीं पाया, तो उसने बोल दिया कि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है चुकाने के लिए, तो बैंक ने उसको क्या घोषित कर दिया? बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया। तो वो ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए। ही डिक्लेयर्ड नो अनसाउंड माइंड बाय द एनी कोर्ट, और किसी भी कोर्ट के द्वारा उसको अनसाउंड माइंड का मतलब या पागल घोषित नहीं किया हुआ होना चाहिए। अगर वो पागल घोषित कर दिया किसी कोर्ट ने तब भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया तब भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 ईयर की एज कंप्लीट होनी चाहिए, कोई भी प्रॉफिट वाला पोस्ट नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, और पागल भी नहीं होना चाहिए। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ लोकसभा, एक बार अगर कोई मेंबर बन गया लोकसभा का तो कितने साल के लिए? क्योंकि हम जानते हैं लोकसभा का टेन्योर यानी समय अवधि कितना समय? 5 साल का है, तो इसीलिए वो मेंबर भी कितने साल रहेगा? 5 साल तक। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को तो वो लोकसभा को 5 साल होने से पहले भी क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। जैसे मान लो 28 जनवरी को 5 साल पूरे होने वाले हैं किसी सरकार के। अब अगर 28 जनवरी को पूरे होने वाले हैं तो उससे पहले ही चुनाव होगा, ये तो फिक्स है क्योंकि अगली सरकार बननी है। लेकिन अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर ने देखा कि 6 महीने पहले ही
6 महीने पहले यानी मतलब 28 जनवरी से पहले, मान लो जुलाई की बात हो, क्योंकि जनवरी आने के बाद तो नया साल हो जाता है, तो पिछले साल जाएंगे तो जुलाई में, अगर ये एग्जांपल आपको समझ में नहीं आया तो मान लो हमने ये ले लिया कि अगस्त में कोई सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, और मान लो उस सरकार को लगे कि जनवरी में अभी माहौल अच्छा है और अगर अभी चुनाव कराएंगे तो हम जीत जाएंगे, तो उन्होंने देखा कि हम लोकसभा को पहले ही क्या कर दें, ख़त्म कर दें। तो ऐसा कर सकते हैं प्रेसिडेंट को बोल के, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से। ऐसा भारत में कितनी बार हुआ है? 9 टाइम्स, यानी अभी तक 9 बार 5 साल पूरे होने से पहले ही लोकसभा को क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। उसके बाद सेशन, सेशन को हिंदी में बोलते हैं सत्र। लोकसभा के सत्र को कौन बुलाता है, यानी लोकसभा का सेशन कौन बुलाता है और कौन क्या करता है, उसको ख़त्म करता है। तो जो सेशन है लोकसभा और राज्यसभा का, उसको कन्वेंट का यहाँ मतलब होता है, ध्यान रखना, बुलाना। कन्वेंट का मतलब बुलाना, यानी कि अब लोकसभा चालू होने वाली है। प्रोरोग्ड का मतलब होता है उसको, सत्र को ख़त्म करना, या इसको हिंदी में लिखते हैं सत्रावसान, यानी सत्र को ख़त्म करना। ये कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। द रूल, इसके लिए रूल है कि एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। यानी एक सेशन हो गया, जैसे मान लो जनवरी में एक सेशन हो गया, तो जो अगला सेशन होगा लोकसभा या राज्यसभा का, उनके बीच में कितने का गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। हमारे भारत में 3 सेशन को बुलाया जाता है, ये ध्यान रखना। पहला जो सेशन होता है वो होता है बजट सेशन, यानी जहाँ पे देश के बजट को क्या किया जाता है, पास किया जाता है। सेकंड सेशन हमारे जो बारिश से पहले बुलाया जाता है उसको बोलते हैं मॉनसून सेशन। हमारे भारत में 3 सेशन को बुलाया जाता है लोकसभा के, और थर्ड जो होता है जो सर्दी में बुलाया जाता है उसको बोलते हैं विंटर सेशन। अब देखो, एक साल में 3 सेशन बुला रहे, एक साल में कितने बुला रहे, 3, तो क्या 6 महीने का गैप आएगा क्या? एक साल में 12 महीने होते, तो 3 सेशन बुलाएंगे। अगर 2 सेशन बुलाते हैं तो फिर भी 6 महीने हो जाते, लेकिन 3 बुला रहे तो कभी भी 6 महीने का क्या नहीं होगा, गैप नहीं आएगा। अब लास्ट है ऑफिस बियरर ऑफ लोकसभा। लोकसभा में कौन कौन ऑफिस में होता है? तो आर्टिकल 93 में ये लिख रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के कि लोकसभा विल इलेक्ट स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर फ्रॉम अमोंग इट्स मेंबर। तो लोकसभा क्या करेगा, जो भी जितने भी मेंबर जीत के आएंगे, जैसे मान लो लोकसभा में अभी कितने मेंबर है, 545, तो ये जो मेंबर आएंगे इन्हीं में से एक को तो क्या चुनेंगे, स्पीकर चुनेंगे, यानी वोटिंग होगी, और एक को क्या चुनेंगे, डेप्यूटी स्पीकर चुनेंगे। यानी ये 2 पोस्ट को चुना जाता है लोकसभा में, एक तो स्पीकर को और एक किसको चुना जाएगा, डेप्टी स्पीकर को। किससे चुना जाएगा, तो अमोंग इट्स मेंबर, यानी उन्हीं के मेंबर में से, उन्हीं के मेंबरों में से इनको चुना जाएगा, क्योंकि यहाँ लिख रहा है ना फ्रॉम अमोंग इट्स मेंबर। तो आपको पता है कि जो पार्टी के पास ज्यादा वोट होंगे लोकसभा में, उन्हीं का ही क्या बनेगा, स्पीकर भी बनेगा, और क्या बनेगा, डेप्टी स्पीकर भी बनेगा। द स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर कुड बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव पोस्ट। इनको अपनी पोस्ट से क्या किया जा सकता है, निकाला भी जा सकता है। इफ ए रेजोल्यूशन अबाउट दिस मैटर इज पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट मेंबर ऑफ द लोकसभा। अगर लोकसभा में कोई लाया गया, कोई आदमी लेके आया रेजोल्यूशन कि हमें स्पीकर को निकालना है, और फिर उसमें वोटिंग हुई और वोटिंग में मेजोरिटी ने पास कर दिया। मेजोरिटी का मतलब 545 का मेजोरिटी कितना होता है, 545 को 2 से डिवाइड कर दो, 2.5, इसका मतलब लगभग 273, यानी 273 हो गया तो मेजोरिटी हो गया, यानी ज़्यादा लोगों ने वोट दिया। तो अगर 273 लोगों ने स्पीकर के खिलाफ वोट दे दिया तो स्पीकर को उससे पोस्ट से निकाला जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन लाने से पहले स्पीकर को कितने दिन पहले बताना पड़ता है, 14 दिन पहले बताना पड़ता है कि अब हम आपके खिलाफ क्या लेके आ रहे हैं, रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं। और द स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर वेट गिजेट। अब स्पीकर और डेप्टी स्पीकर काम करेंगे लोकसभा के लिए, तो काम करेंगे तो उनको क्या मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी, और अलाउंस यानी अलग अलग भत्ते भी मिलेंगे, आने जाने का, है ना, सब चीज़ों के पैसे उनको मिलेंगे। और जिसको कौन डिटरमाइन करेगा, हमारी जो संविधान में जो भी पैसे लिखे होंगे उसके आधार पे उनको क्या मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी और अलाउंस भी मिलेगा। और उनको अगर मान लो स्पीकर को अपने पोस्ट से खुद ही इस्तीफा देना है तो वो डेप्टी स्पीकर को दे देगा, और डेप्टी स्पीकर को देना है तो वो किसको दे देगा, स्पीकर को
दे देगा। तो इस तरह हमने लोकसभा के बारे में पढ़ लिया। तो आज आप इसको रिवाइज करना। लोकसभा का जो स्ट्रक्चर है, पहले नंबर ऑफ मेंबर, फिर इलेक्शन, फिर एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ मेंबर, टर्म्स ऑफ ऑफिस फॉर लोकसभा, सेशन और ऑफिस बियरर ऑफ लोकसभा। तो आज हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में ये जानकारी पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।